बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथ्स के एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसमें आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर ये सारे आते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जो अभी आप जो एकेडमिक सेक्शन में हैं, क्लास 9 में हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए नंबर सिस्टम में बेसिकली यहाँ पे हमको जानना है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जाने उससे पहले हम कुछ जानते हैं नंबर्स के बारे में। जैसे एक नंबर है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट टर्म तक बढ़ते जा रहा है। ये जितने भी टर्म आएंगे वे नेचुरल नंबर होंगे। इसी में एक टर्म होता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है कि आप उसमें क्या करिए, जीरो इंक्लूड कर दीजिए। जितने भी काउंटिंग नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब होल नंबर होते हैं इंक्लूडिंग जीरो। ऑल नेचुरल नंबर, अगर इसको हम डिफाइन करें तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, ये सारे हमारे कौन से नंबर हो जाते हैं? होल नंबर हो जाते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे हमारे कौन से नंबर हो गए? होल नंबर हो गए। होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब उसमें जीरो इंक्लूड कर दिए तो वो हमारा नेचुरल नंबर, वो हमारा होल नंबर हो जाता है। अब जैसे कि नेचुरल नंबर आप जान गए कि काउंटिंग नंबर जो होता है, जो जिस संख्या को हम गिनती कर सकते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर अगर जीरो के साथ मिला करके गिन लिए तो वो एक हमारा होल नंबर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है? तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और उसके निगेटिव फॉर्म वो सारे हमारे इंटीजर होते हैं टुगेदर विथ जीरो। ऑल नेचुरल नंबर, इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव फॉर्म all natural number and their negative form together with zero are integers। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, अब नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 ये सारा, इसका निगेटिव फॉर्म, तो निगेटिव फॉर्म -1 -2 -3 -4 ये सारा टुगेदर विथ जीरो। अब इसमें जीरो भी मिला देंगे तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं, कहने का मतलब ऑल नेचुरल नंबर हो गया, ऑल होल नंबर, ये सारे हमारे इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। ऑल नेचुरल नंबर देयर नेगेटिव फॉर्म टुगेदर विथ जीरो, वो सब हमारे क्या बनाते हैं? एक इंटीजर्स बना देता है। ये सारे हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। चलिए आप इंटीजर्स भी समझ गए होंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके नेगेटिव फॉर्म होते हैं वो सब मिला करके हमको इंटीजर्स देते हैं। अब हम बात करते हैं आगे रैशनल नंबर की।
रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, जो नंबर हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा। आप किताब में देखिए वहाँ पे डिफाइन किया गया होगा। यहाँ पे बेसिकली जानना है कि जो नंबर पी वाई क्यू के रूप में होगा, रेशनल नंबर क्या होगा, जो नंबर पी वाई क्यू के रूप में होगा वो रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि Q का वैल्यू जो होना चाहिए ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P बाई Q के रूप में होगा लेकिन Q 0 नहीं होगा। अब जैसे कि कहिए 2/4 ये एक रेशनल नंबर है। आप कहिए 1/3 ये एक रेशनल नंबर है। जैसे 4/7 ये एक रेशनल नंबर है। जैसे 9/11 ये हमारा एक रेशनल नंबर है। जैसे 5/18 ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो ये सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब जैसे कि मन में आ रहा होगा क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, क्या 7 रेशनल नंबर है, या 7 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो एक है, तो 7 भी एक रेशनल नंबर है। अब जैसे कि आपके मन में और भी आ रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, एकदम 0 रेशनल नंबर है। 0/1 भी तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमको क्या दे देगा, 0 दे देगा। और ये नंबर तो हमारा रेशनल नंबर ही है क्योंकि हमारे पास तो कंडीशन है Q 0 नहीं होना चाहिए। ये तो कंडीशन कहीं नहीं है कि P 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर 7/0 नहीं हो सकता है, 7/0 नहीं हो सकता है क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट में आ जाएगा। ये एक नंबर नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर में आ जाएगा। तो P/Q ये Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो 0 हो सकता है ना, ये तो 0 हो सकता है। तो 0/1 0, तो 0 एक रेशनल नंबर है। हम 0/7 भी कर सकते हैं, ये टर्म भी हमारा 0 दे देगा। तो ये भी एक हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद है रेशनल नंबर भी आप समझ गए होंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के रूप में हो, जहाँ पे Q का वैल्यू 0 नहीं हो। P/Q के रूप में हो और Q का वैल्यू 0 नहीं हो, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप किताब में देखिएगा, NCERT के बुक में या फिर RS अग्रवाल के बुक में देखिए तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 2 नंबर के बीच में 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, ये पता करने के लिए जैसे कि कह दिया 2 फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर को बताना है। 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर कौन सा होगा ये हमें बताना है। तब देखिए अगर आपके पास A और B 2 नंबर है और इस 2 नंबर के बीच में हमें बताना है रेशनल नंबर, तो हम एवरेज का रूल लगाते हैं। एवरेज 2 नंबर का एवरेज क्या होता है, 2 नंबर को जोड़ करके 2 नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर आपको पहला रेशनल नंबर बताना है फर्स्ट, तो आप रूल लगा दीजिए A + B/2। तो अब ये रूल लगाते जाइए, जितना रेशनल नंबर पूछ रहा है ये बता देगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम 2 और 3 के बीच में पहला रेशनल नंबर पता करेंगे तो हम लिख लेते हैं 2 + 3/2। तो पहला रेशनल नंबर क्या आ गया, 5/2, 5/2 आ गया। क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर को पता करना है। अब देखिए एक रेशनल नंबर पता करना है तो फर्स्ट रेशनल नंबर रूल लगा देते हैं A + B/2। तो हमारा A क्या हो जाएगा, 1/2
b क्या हो जाएगा 1/3, अब बट्टा में 2, इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो बाई में 2। अब हम इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, तो ये बन जाएगा 3 + 2 बट्टा में 2, तो ये आ जाएगा 5 बट्टा में 6 बाई में 2, ये 2 यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बट्टा में 12। तो ये एक रेशनल नंबर निकाले 2 फ्रैक्शन के बीच में। उम्मीद है ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे आगे देखिए, हम आगे भी करते हैं। अब जैसे फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3। अब की बार 3 निकालना है, तो चलिए 2 और 3 के बीच में पहले पहला निकाल देते हैं फर्स्ट। तो रूल क्या लगाएंगे, a + b बाई में 2, तो ये हो गया 2 + 3 बट्टा में 2, तो ये क्या निकल गया 5 बट्टा 2, तो पहला निकल गया। अब जैसे 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकल गया, क्या 5 बट्टा 2। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में एक निकाल लेते हैं। तब की बार a का वर्क कौन करेगा 2, b का वर्क कौन करेगा b, तो हम यहाँ से दूसरा निकाल देते हैं। दूसरा a + b बाई 2, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 बट्टा में 2 बाई में 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 5 9 बट्टा में 2 बाई 2, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 9 बट्टा में 4। तब देखिए इस दोनों के बीच में एक निकल गया 9 बट्टा 4। अब क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में एक निकाल देते हैं। अब जैसे कि तीसरा निकालते हैं, थर्ड रेशनल नंबर। जैसे तो इस दोनों के बीच में पता कर रहे हैं, तो a ये बन जाएगा, b ये बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 5/2 + 3/2, तो ये हो गया 3 दूना 6 5 11 बट्टा 2 बाई 2, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 11 बट्टा में 4। तो देखिए इस दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकल गया 11 बट्टा में 4। तो ये 3 रेशनल नंबर निकल गए 2 और 3 के बीच में। आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। अब जैसे कि सपोज मानिए a और b के बीच में एक रेशनल, इस दोनों के बीच में निकाले, एक रेशनल नंबर निकल गया m निकल गया। आप इस दोनों के बीच में एक निकाल लीजिए, यहाँ निकल जाएगा। इस दोनों के बीच का निकाल लीजिए, यहाँ का निकल जाएगा। रूल a + b बाई 2 रहेगा। अब मान लीजिए a और m के बीच में एक रेशनल नंबर हम p निकाल दिए, और m और b के बीच में एक रेशनल नंबर हम q निकाल दिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों के बीच निकालेंगे तो यहाँ का रेशनल नंबर निकल जाएगा। इस दोनों के बीच निकालेंगे तो यहाँ का रेशनल नंबर निकल जाएगा। इस दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं, इस दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। तो 2 नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना हो तो a + b बाई 2 का रूल लगा लेंगे। अब जैसे कि यहाँ तो आप देखें कि 2 रेशनल नंबर था, 3 रेशनल नंबर था, 4 रेशनल नंबर था, 5 रेशनल नंबर था, तो 5 तक तो सही है। अगर पूछ दिया जाए कि 2 और 3 के बीच में 100 रेशनल नंबर बताओ, तब क्या होगा। तो देखिए इसका भी एक तरीका है। तो इसको जाने उससे पहले हम जानते हैं एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जैसे कि 1/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम जो नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको भी 2 से किए, तो ये निकल गया 2 बट्टा में 6। फिर क्या करते हैं, 1/3 को फिर 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये निकल गया 3/9, तो ये हो गया दूसरा। 1/3 का फिर निकालते हैं, 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 4/12। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1/3 का अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते चले तो 2 से गुना किए 2/6, 3 से गुना किए 3/9, 4 से गुना किए 4/12। देखिए तो 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12। 5 से गुना किए 5, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15। 6 से गुना किए 6 इकाई 6, 6 तिरी 18। तो ये सारे जो होते हैं हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए। तो किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है तो आप जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नंबर आ जाएगा। अब जैसे कि हम इसी रूल का प्रयोग करेंगे जब हमें 4-5 से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने के लिए दिया जाएगा। अब जैसे कि कह दिया जाए फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब देखिए 10 रेशनल नंबर, अब a+b/2 करेंगे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो हम क्या करते हैं उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि 2 है और यहाँ पे हम 3 रख लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, 10 निकालना है तो हम इसको 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 20/10। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया कितना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/10, तो ये हो गया 30/10। अब इसके बीच में कौन कौन नंबर आ गए, देखिए तो दोनों का ये इक्वल है, इसके बीच में आ जाएगा आपका 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, ये आ गया 29/10। देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 निकलेगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर 10 नहीं 9 ही निकालना है, तो देखिए 9 निकल गया। तो कहने का मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आप 10 से ही मल्टीप्लाई करिए, आप 11 से कर दीजिए, 12 से कर दीजिए। अगर ज़्यादा नंबर निकालना हो तो थोड़ा ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बीच में जितना आएगा, जब नीचे वाला पार्ट इक्वल रहेगा तो बस इसी काउंटिंग को हम लिखते चलेंगे, वो सारा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही जो होगा उसके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद है अगर आपको 4 या 5 से ज़्यादा रेशनल नंबर भी दिया जाए तो आप इस तरीके से कर देंगे। हम एक और एग्जांपल इसका लेना चाहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखें तो हम लेना चाहते हैं फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 2/3 7/8। देखिए ये हो गया, इस दोनों के बीच में हमको रेशनल पता करना है। अब जैसे कि एक नंबर यहाँ पे हम रख लिए 2/3 और यहाँ पे रख लिए हम 7/8। चलिए हम क्या कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन गया 20/30। अब देखिए यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया 70/80 हो गया। अब देखिए 70/80 हो गया। अब देखिए तो हम क्या करते हैं, इसके बीच का नंबर निकाल लेते हैं। । 10 से ना करते हैं, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए,
देखिए तो थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए यहाँ पे, हमको नीचे वाला पार्ट को इक्वल करना है। देखिए यहाँ पे हम रख लेते हैं 2/3, यहाँ पे रख लेते हैं हम 7/8। अच्छा 3 और 8 का अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 3 और 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे 24 बन जाएगा। तब 24 बन जाएगा तो हम इसके नीचे यहाँ को 24 बनाते हैं नीचे वाले को। इसके लिए इसको 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 से इधर भी, तो ये हो गया आपका 16/24। इसको इधर किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से, तो यहाँ 24, तो 3 से गुना कर देते हैं, तो ये बन गया आपका 21/24। अब इसके बीच में देखिए 16 के बाद 17/24, फिर हो गया 18/24, फिर हो गया आपका 19/24, फिर हो गया आपका 20/24। देखिए कितने रेशनल नंबर निकाल दिए? 4 निकाल दिए। अच्छा ज़रूरी नहीं है 24, 3 और 8 का एलसीएम 24 होता है, आप इसको 48 बना सकते हैं। 48 बना सकते हैं। देखिए तो हम 2/3, हम एलसीएम को 48 बनाने के लिए हम इसको 48 बना देते हैं नीचे। तो आप कहिएगा 3 को 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 32/48। अब यहाँ पे 7/8 है, अब इसको बनाना है 48, तो हमको इसे किससे गुना करना पड़ेगा? तो कहिएगा आपको 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 42/38। अब देखिए तो ये हो गया आपका 33/48, 34/48, 35/48, ये हो गया 36/48, 37/48, 38/48, 39/48, 40/48, 41/48। अब देखिए कितना रेशनल निकल गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकल गया, 9 निकल गया। तो कहने का मतलब 2 फ्रैक्शन आपको दिया जाए, जैसे 2 नंबर दिया जाए तो आप आसानी से कर लिए, ऊपर नीचे 10 से गुना कर लिए क्योंकि नीचे वाला नंबर इक्वल है। अगर 2 फ्रैक्शन दिया गया है तो 2 फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? 2 और 8, जैसे कि नीचे वाला पार्ट है उसका एलसीएम ले लेते हैं। अब जैसे कि इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। अब हम अपने अनुसार जितना रेशनल नंबर निकालना है उसके अनुसार या तो नीचे वाले को 24 बनाएंगे, या फिर 48 बनाएंगे, या फिर 24 तिहाई 72 बना देंगे। जितना निकालना होगा इसके अनुसार हम कर देंगे। तो उम्मीद है आप अगर 2 नंबर दिया हुआ रहेगा और उसके बीच का रेशनल नंबर पता करना रहेगा तो आप निकाल दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? जैसे जो वैल्यू रूट में हो, √2, √3, अब वो भी रूट में वो हो जिसका जो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो। अब √2 √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, ये सब रेशनल नंबर है। तब आपके मन में चलता होगा कि ये सब रेशनल नंबर है तो क्या √4 इरेशनल नंबर है? तो कहिएगा √4 इरेशनल नंबर नहीं है। √4 का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो ये आ जाता है कितना? 2 आ जाता है, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। जैसे √9 ये 3 आ जाता है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो तो इरेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके में बताना चाहें तो रूट में वो सारे वैल्यू हो जो सब इरेशनल हो सकता है, जो प्राइम नंबर हो। ये सब अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये सब एक हमारा प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो
अब इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलेगा। अब जैसे कि हम रूट 16 का निकालते हैं, इसका कंप्लीट स्क्वायर निकल जाएगा 4, स्क्वायर रूट निकल जाएगा कंप्लीट। तो ये नंबर आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। अब कहिएगा क्या रूट 17 का निकल सकता है? नहीं निकल सकता, ये कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या रूट 19 निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। रूट 29 कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ गए होंगे कि इरेशनल नंबर वो होगा जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट में नहीं निकलेगा, वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछ दे कि बताओ 36 रूट 36 क्या इरेशनल नंबर है? तो रूट 36 निकल जाएगा, वैल्यू उसका क्या निकलेगा? तो 6 निकलेगा। तो वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अच्छा, क्या यही इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं, और भी हैं इरेशनल नंबर। जैसे आप देखें कि रूट 2, रूट 3, रूट 7 हम इरेशनल नंबर जान रहे हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 5 ये सब हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। अब जैसे कोई डेसिमल रिपीटिंग, जब हम लोग आगे डेसिमल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, जब डेसिमल नंबर रिपीटिंग में आ जाए इस तरह से 20, फिर 200, फिर 200, फिर 240, फिर 2, ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये सब भी एक रिलेशन नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे 0.12, 122, 122, 1 इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो ये सब भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। तो पहला आप जाने रूट में, दूसरा जाने इस तरह के डेसिमल जो रहेंगे वो सब हमारा इरेशनल नंबर होगा। तीसरा एक नंबर पाई भी है जो हमारा एक इरेशनल नंबर है। पाई जो है हमारा एक कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अच्छा, इसी में अगर पाई का वैल्यू दे दिया जाए 22/7 और आपसे पूछा जाए क्या 22/7 इरेशनल नंबर है, तो 22/7 जो है वो इरेशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इरेशनल नंबर भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आप एनसीईआरटी का बुक पलटिएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा रिप्रेजेंट करने के लिए रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को, जितने भी इरेशनल नंबर हैं उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मिलेगा। जैसे रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 और ये 1, ये 2, ये नंबर लाइन है और इस तरफ का भाग निगेटिव में होता है। तो अब रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का आप लोग को रूल पता होना चाहिए। ये हाइपोटेनियस, अगर ये बेस तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से क्या रूल बनता है? h² = p² प्लस में b²। अब हमको h दिया गया है रूट 2। अगर हम रूट 2, ये रूट 2 का स्क्वायर बनाते हैं तो स्वाभाविक है ये वैल्यू 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी तो रूट 2 का स्क्वायर 2 = 1 + 1 होगा। तो अगर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम को प्रयोग करेंगे, जहाँ पे परपेंडिकुलर को 1 बनाएंगे, बेस को हम क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। अब 1 यूनिट हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑलरेडी ले चुके हैं, ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अब हम क्या करेंगे? कंपास के थ्रू यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए।
परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसको कंपास से 1 यूनिट काट लेंगे। अब यहाँ से रख करके कंपास से 1 यूनिट काटे, जैसे कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो कंपास से रख करके ऐसे करके हम ऐसे 1 यूनिट काट लेंगे। तो सपोज मान लीजिए ये यहाँ पे कट गया, तो 1 यूनिट हमारा ये भी हो गया और 1 यूनिट हमारा ये भी हो गया। तब यहाँ से इसको हम मिला देंगे, तो यही टर्म जो हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यही टर्म हमारा √2 हो जाएगा। अब कंपास के जरिए हम इस रेडियस को माप लेंगे। कंपास के जरिए इस रेडियस को हम क्या करेंगे, माप लेंगे, और माप लेने के बाद एक आर्क काट लेंगे। इस तरह से हमारा आर्क कटेगा, इस तरह से हमारा आर्क कटेगा। तो ये जहाँ कटा, यही पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। इसको सपोज मान लेते हैं P मान लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो √2 को हम क्या लिख दिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तब ये हाइपोटेन्यूज के बराबर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो मतलब परपेंडिकुलर को भी 1, बेस को भी 1 बना दिए। तो परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी हमारा 1 यूनिट था, अब बेस तो हमारा ऑलरेडी 1 यूनिट था। अब हम परपेंडिकुलर को 1 यूनिट में बनाए, तो 1 यूनिट बनाने के लिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच लिए। कंपास के जरिए आप 90 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा। उसके बाद कंपास से ही स्केल से माप लेकर के 1 यूनिट हम यहाँ से काट लिए, 1 यूनिट काट लिए। जहाँ पे ये कटेगा उस पार्ट को हम मिला देंगे, और मिलाने के बाद जो टर्म हमारा बनेगा वही हमारा √2 होगा। अब कंपास के जरिए, कंपास में पेंसिल और पॉइंटर को रख करके, जैसे यहाँ रख करके ऐसे करके हम काट लेंगे, और ये नंबर लाइन पे जहाँ पे आकर के कटेगा ये हमारा √2 पॉइंट होगा। तो यही हमारा √2 हो गया। अब जैसे √3 क्या होगा, तब जैसे √3 को रिप्रेजेंट करना है, √3 को, तब देखिए √3 को रिप्रेजेंट करना है, हम यहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए √3 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो ये 3 इक्वल टू 2 + 1, देखिए तो 3 हो रहा है। कहने का मतलब अब हमको बेस क्या लेना है, बेस 2 लेना है। बेस क्या लेना है, 2 लेना है। तो √2 लेना है, बेस क्या लेना है, √2 लेना है, बेस √2। अब देखिए बेस √2 हमारा यहाँ पे तो है ही। अब हम यहाँ पे 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे। परपेंडिकुलर खींचने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस तरह से काट करके यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर का लेंथ 1 होगा, क्योंकि आप √2 खींच लिए तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, और 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3 होगा। तब यहाँ से 1 यूनिट हम काट लेंगे। अब ये हो गया 1 यूनिट। अब इसको हम इस पॉइंट से ऐसे मिला दिए, तो ये जो टर्म हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। ये जो टर्म हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। अब कंपास के जरिए हम इसको ऐसे माप लेंगे, उसके बाद ऐसे करके, सॉरी थोड़ा सा ये गलत हो गया, कंपास के जरिए अगर हम लेंगे तो इस तरह से ये कट जाएगा ऐसे। तो यहाँ जो बनेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा, जिसको हम R से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचिएगा ना, जैसे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचिएगा तो √3 का स्क्वायर 3, अब फिर 1 यूनिट लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा √4। तो यही क्रमबद्ध आपके साथ चलता रहेगा। तो आपके एग्जाम में जनरली पूछा क्या जाता है, √2, √3। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि √5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, √5 को, फिर √7, प्रोसेस यही रहेगा। तो इरेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अगर क्लास बच्चों को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है क्लास 9th के बच्चे को, उसको आप शेयर करिए, ताकि वो इसको देख करके उसको फ़ायदा उठा सके। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।